हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट एंड आपका मेंटर रविंदर सर। और आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो आर्ट्स का पेपर है, खास करके अभी हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था। ये 45 दिन का क्रैश कोर्स है और इस 45 दिन के क्रैश कोर्स में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप लोग जब भी बिहार बोर्ड का या एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं, आसानी से पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ, पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। अगर इतना भी आप लोग करते हैं न, तो समझिए कि 400 प्लस तो बहुत कम है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो हमेशा इस पर मैं जोर देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट ना छूटे। एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों को नहीं छोड़ना है। बस आप लोगों को ये सारे पॉइंट को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। सारे पॉइंट आप लोगों का अगर माइंड में होगा और जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो समझ होगा, तो फिर आसानी से आप लोग पेपर को कंप्लीट करके आइएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है सारे को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को इस तरह से पढ़ा देंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो आज इस क्लास में हम लोग जो आप लोगों का पहला यूनिट है उसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। जो इससे पहला ही वाला क्लास हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वहाँ देख सकते हो। वहाँ पर हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है विश्लेषण किया था, उसका आंसर देखा था कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आंसर लिखा जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ वहाँ पे मैंने समझाया था। तो आप लोग जाइए वहाँ पर और उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट्स में लिखेंगे। जैसा कि आप लोगों का जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 20 से 40 वर्ड में लिखना होता है। तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप लोग आराम से जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग जो भी महत्वपूर्ण आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है चैप्टर 1 से, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों का जितना भी सिलेबस में दिया गया चीज़ है सब कुछ को सारे कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक जो भावना है ना कि कहा जाता है कि अरे आर्ट्स कोई सब्जेक्ट पढ़ने का चीज़ है, आर्ट्स कोई विषय पढ़ने का चीज़ है कि तो ऐसे जाओ लिख दो, कुछ भी लिख के आ जाओ नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को केवीआर लर्निंग की टीम के द्वारा इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो आप लोग को बस ये सारे पॉइंट जो भी क्लास में डिस्कस किया जा रहा है इसको याद कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इतना सफिशियंट और काफ़ी नंबर आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, ये हम लोगों का गारंटी है, वादा है। तो चलिए, हम लोग इस क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, किस तरह से उसको लिखना है, और हर एक प्रश्न के बारे में कुछ पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि इस पॉइंट को भी आप लोग अगर एग्जाम में आएगा इस तरह से क्वेश्चन तो कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है अभिलेख के बारे में है कि अभिलेख किसे कहते हैं। व्हाट आर रिकॉर्ड्स कॉल्ड। और अभिलेखों के दो महत्व बताइए, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन या ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, या तो ये पूछेगा ये पूछेगा। तो देखिए, अभिलेख सबसे पहले क्या होता है। अभिलेख जो होता है वो ऐतिहासिक महत्व के कुछ ग्रंथ होते हैं। ये आपको आपको या तो किसी मेटल पर यानी कि धातु पर लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लीफ जो होता है जो पत्ते होते हैं उस पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या आपके जो ये पत्थर होते हैं उस पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इससे ही इसको अभिलेख कहते हैं। और ये ऐतिहासिक महत्व का होता है, इससे हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अभिलेख के जो महत्व है, अब इसके बारे में देख लीजिए कि अभिलेख का महत्व क्या होता है।
तो आप बताइए कि अभिलेख का महत्व क्या होता है, आप लोग को पता होगा। अभिलेख का महत्व अगर दो ही मत पूछ रहा है तो देखिए क्या होता है, इससे एक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगर हमारे पास अभिलेख नहीं होगा, रिकॉर्ड्स नहीं होगा, तो हम लोग पिछले जो इतिहास है, पीछे की जो बातें हैं, उसको कैसे जानेंगे। इसीलिए अभिलेख काफी महत्वपूर्ण होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका महत्व क्या होती है कि ये ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा होता है कि ये शासन और प्रशासन की जानकारी देता है। अगर आज हमारे पास अशोक का अभिलेख नहीं होता तो क्या हम लोग उसके जो शासन प्रशासन के बारे में जान पाते? ऑब्वियसली नहीं जान पाते, सीधी सी बात है। इसीलिए हमारे जो शासक रहे हैं, जो पूर्व में शासक रहे हैं, अगर उनके शासन प्रशासन आदि के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोगों के पास कुछ न कुछ लिखित दस्तावेज होना चाहिए। तो अभिलेख उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। समझे? तो इस दो पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछिएगा तो पहले तो अभिलेख के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये क्या होता है। ये ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज होता है। ये किसी भी चीज पे लिखा हो सकता है, या तो वो आपको धातु पे लिखा हो सकता है, पत्थर पे लिखा हो सकता है, उसके बाद जो पत्ते पे लिखा हो सकता है। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मिलते हैं, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक, उसके दो महत्व क्या है ये चीज भी बता दिए। तो अभिलेख कुछ ये जो पत्थर पे खुदा हुआ है इस तरह के होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को काफी सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ना बच्चों। तो ज्यादा टाइम हम लोग एक क्वेश्चन पे नहीं देंगे, और भी कई सब्जेक्ट्स को भी करना है। टाइम हम लोगों के पास बिल्कुल 45 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग को 45 दिन को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि 400 प्लस को आसानी से पार कर लेना है। और केवीआर लर्निंग की टीम आप लोगों के साथ अब पूरी तरह से तैयार है इस जर्नी में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मी और खरष्टु लिपि के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें लिपि के बारे में जानना है या बताना है कि आखिर लिपि क्या होता है। लिपि क्या होता है ये बताओ। आप लोगों को पता होगा कि जो भाषा का जो लिखित रूप होता है, क्या होता है, भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप ये होता है लिखित रूप। अगर ये लिखित रूप नहीं होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो वो एक तरह का स्टाइल होता है, हम लोग किसी भी भाषा को प्रेजेंट करते हैं उस स्टाइल में। तो वही होता है कि ये देखो, जैसे ये हो गया, इस तरह से इसको क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया है। ये इस तरह से इसको क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया है। उसी तरह देवनागरी जिसे हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या है, ये भी देवनागरी क्या है, एक लिपि है। क्योंकि इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं चीजों को, भाषा को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि इस तरह से जो है लिखा जाता है। तो वो क्या होता है, भाषा के लिखने का तरीका होता है, स्टाइल होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर चीज जो बताना है, वो पूछ रहा है कि मूल क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। और अब एक चीज और जो बताने के लिए मैंने भूल गया था कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 20 से आपको 40 शब्द में लिखना है। तो ज्यादा स्कोप नहीं होता है लिखने का, 20 से 40 शब्द में ही लिखना है। तो आधे पेज में आप लोग लिख सकते हैं। अगर इतना बड़ा पेज रहेगा तो आधा पेज में लिखिएगा, इतना आधा पेज में, और ऐसे से इतना लिखिएगा। तो ये लगभग लगभग 20 से 40 शब्द हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम उग्राम नहीं बनाइएगा, क्योंकि कारण होता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में उतना स्कोप नहीं होता है। हाँ, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है। अगर डायग्राम आ रहा है तो अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, उसमें पूरी नंबर मिलने की संभावना होती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो देखो, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में अंतर बताइए। तो ये इधर जो आप देख रहे हो ना, ये ब्राह्मी लिपि है, और ये आप लोगों को जो आप लोगों के लिए ये खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि इस साइड में हो गया। अब देखो दोनों में पूछ रहा अंतर क्या है। अंतर अगर कोई चीज का पूछे तो इस तरह से लिखना, क्या करना, एक तरफ लिख दो ब्राह्मी लिपि और एक तरफ लिख दो खरोष्टी लिपि। हाँ भाई, अब अंतर का कुछ तो ये होना चाहिए ना, कि कोई बेसिस तो होना चाहिए ना, कोई आधार तो होना चाहिए ना, किस बेसिस पे हम लोग अंतर करेंगे। सपोज यहाँ पे 2 आदमी है, तो अगर हम दोनों में कहे कि जो है अंतर क्या है, तो हो सकता है नॉलेज के आधार पे अंतर हम लोग करें, हाइट के आधार पे करें, देखने में कैसा है, वेशभूषा पे करें, धर्म के आधार पे करें। तो ये चीज एक बेसिक होता है, ये बेसिस होता है, आधार होता है कि उस बेसिस पर हम लोग कोई चीज का अंतर करते हैं।
यहाँ पर जो है हम लोगों को अभी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के बारे में अंतर करना है। तो आधार हम लोग का क्या है, किस आधार पे हम लोग उसको अंतर करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लोग किस तरह से अंतर कर सकते हो, इस तरह से लिख देना, यहाँ लिख देना आधार लिख देना, ठीक है। ये आधार हो गया आपका, इस तरह से लिख सकते हो। अब लिखो सबसे पहला जो है उद्गम के बेसिस पे देखें या उद्गम के आधार पर देखें तो ब्राह्मी लिपि जो है ये क्या है, ये आपका इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस है, इसको लोकल आप बोल सकते हो। ये स्थानीय लिपि है तो दोनों प्राचीन लिपि, लेकिन ये स्थानीय स्थानीय लिपि है। अगर इसको देखो खरोष्ठी को, तो ये आपको स्थानीय ना हो करके कहाँ का है, इसको एक तरह से कह सकते हो बाहरी लिपि है। ये बाहर हमारे देश से बाहर इस लिपि का उद्गम हुआ था, ठीक है। उद्गम यानी कि शुरुआत की बात की जाए तो ये भारत के अंदर में ही हुआ था। और ये खरोष्ठी लिपि देश से बाहर में हुआ था। एक अंतर तो ये हो गया। अब कहेगा सर और अंतर बताइए, तो और दूसरा आंसर क्या हो सकता है। तो दूसरा अंतर होगा कि लेखन दिशा, मतलब किस तरह से लिखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि जो होता है दोस्त, जो होता है बच्चों, ब्राह्मी लिपि जैसे देवनागरी लिपि हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि लिखते हैं या रोमन लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, बाएं से शुरू करते हैं, दाएं की तरफ बढ़ते हैं, फिर यहाँ से करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। किसमें, खरोष्ठी लिपि में उल्टा होता है। कहाँ से किधर लिखा जाता है, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये इस तरह से अगर उर्दू को देखोगे तो इस तरह से लिखा जाता है। फिर इस यहाँ से शुरू होता है, फिर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये लिखन की दिशा हो गया। अब दूसरा तीसरा आधार क्या हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है। कि क्षेत्र के अगर हम लोग बात करें कि कहाँ पर ये लिपि मिलता है, तो अगर देखो तो ब्राह्मी लिपि पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। ये पूरे भारत में। लेकिन खरोष्ठी लिपि की बात करो तो ये आज के अफगानिस्तान काबुल के आसपास में इस लिपि का प्रसार देखने को मिलता है। भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, वहां पर आपको ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पे इस लिपि को देखने को मिलेगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस लिपि को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक, तो ये हो गया अंतर। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो इस तरह से लिखना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेंटेंस में लिखना है, मैंने इसको पॉइंट में लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है पॉइंट में, ठीक। एक जो है ना पॉइंट को जो थोड़ा सा लाइन में लिख देना है कि ये स्थानीय लिपि है, वो बाहरी लिपि है। ये बाएं से दाएं लिखा जाता है, वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये पूरे भारत में इसका जो है ना प्रसार है, और ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि 2 में 2 नंबर या 1.5 नंबर मिलने की संभावना है अगर इस तरह से लिखते हैं तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र हम लोगों ने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किया था, उसमें भी काफी सारे जो उसके जो केंद्र थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला तो हड़प्पा अपने आप में एक हड़प्पा हो जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले मिला था, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। और जो है क्या है कि हड़प्पा जो एक प्रमुख नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख नगर है, कौन सा, हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब यहाँ पर अगर कुछ जो ऐसे कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक बृहद स्नानागार मिलता है। एक और क्या मिलता है भाई, तो एक जो है आपको अन्नागार मिलता है। उसके बाद
हम बात करें मोहनजोदड़ो से तो यहाँ एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। उसी तरह हम लोग बात करें लोथल की, लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है, ये भारत में है। ये दोनों कहाँ पे? अभी अभी के पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है। और ये कहाँ पे है? लोथल और धोलावीरा, ये भारत में है, भारत के गुजरात में है। कहाँ पे है? भारत के गुजरात में है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये चार प्रमुख केंद्र थे। और लोथल से हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे को क्या मिला था? डॉकयार्ड मिला था, जहाँ पर कि शिप आ जा सकता था। इसी तरह जो धोलावीरा काफी महत्व के जो वो उस समय के शहर थे, ऐतिहासिक शहर थे। इस तरह से ये चार प्रमुख पॉइंट है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे वहां पे देखेंगे कि कहाँ से क्या चीज मिला था, इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी नहीं बताऊंगा, कारण उस समय प्रैक्टिस आप लोगों को करना है और पूछूंगा कि कितना आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधनों को बताएं। कि हड़प्पा के समय में किस तरह के जो साधन थे सिंचाई के लिए, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो काफी आसान है। तो उस समय तो मोटर हुआ नहीं करता था। क्या हंस क्यों रहे हो? उस समय मोटर तो नहीं था, तो क्या था भाई? उस समय में नदियों का जल का उपयोग किया जाता था। नदी के जल में क्या होता था? बांध लगा करके वहां से पानी लिया जाता था। और अगर आप लोग मोहनजोदड़ो नामक एक मूवी आया था, उसको देखे होंगे, तो उसमें दिखाया भी है कि किस तरह से वहां पे पानी का व्यवस्था किया गया था। काफी अच्छी मूवी है। अब एग्जाम दे दो उसके बाद देखना, अभी मत। अभी मैं बोला हूँ तो जाके देखने के लिए मत बैठ जाना, अभी पहले एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद फ्री होके खूब देखना, ठीक। और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाना। उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, फिर अपना अपना सब्जेक्ट चुनना। और अगर केवीआर लर्निंग से जुड़ना चाहोगे तो यहाँ पर हम लोग कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं, तो आ जाना यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग फिर मिल लेंगे। और आप लोग से कंपटीशन के बारे में भी बातें हो जाएगी, ठीक। चलो, तो एक तो ये हो गया नदियों का जल, इसका उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। और बताइए सर, और क्या था? तो कुआं भी था, ये भी हो गया। और एक एडिशनल याद कर लो, तीसरा तालाब भी था, तालाब भी था। ठीक है, तो इस ये जो है स्रोत थे। तो इस तरह से हम आप लोग इस तीन चीज को याद रख सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में क्या करना है, लिख देना है। कितना लिखना है? आधा पेज तो भैया लिखना है, दो दो पॉइंट। थोड़ा सा अगर इसको एक लाइन में जो है इंट्रोडक्शन लिख देना, और एक पॉइंट ये लिख देना, दूसरा पॉइंट लिख देना। इसका जो दो एक पॉइंट ये हुआ, इसका एक लाइन लिख देना, दो लाइन लिख देना, इसका भी एक दो दो लाइन लिख देना, इस दूसरा पॉइंट का। और समराइज कर देना, आधा पॉइंट, आधा पेज भर गया। और करना क्या है? बहुत आसान है। अगर दो चार पॉइंट अगर याद कर लेते हो ना, और चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो, तो समझो ये जो है ना आर्ट्स पेपर बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे नंबर जो है भर भर के मिलता है, भर भर के मिलता है, ठीक है। साइंस की तरह जो है ना ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाना होता। हालांकि आर्ट्स भी अपने आप में एक साइंस होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए तो इसको कला बोलते हैं ना, आर्ट्स यानी कला। अपने आप में ये भी बहुत महत्व रखता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई कलाकार बन जाता है, वो देखो कितना मेहनत करता है। कलाकार बनने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है ना, तब ना कलाकार बनता है ना, क्या? तो इस तरह से आर्ट्स पेपर कितना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। आर्ट्स पेपर में बहुत स्कोप है। अगर आप लोग पहले देखिए कि यूपीएससी और बीपीएससी या और भी पीसीएस के एग्जाम अगर आप लोग देखिएगा, तो उस समय में आर्ट्स का खूब डिमांड था। हालांकि अब थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हुआ है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनका भी अच्छा खासा रिजल्ट होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और भी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आप लोग क्लास से कनेक्टेड रहो, कुछ जानकारी भी मिल जाए, है ना। और देखो, अब हम लोगों को ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। भाई कितना ये आसान क्वेश्चन है। हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता क्या था? भारत का एक शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। भारत का पहला ऐसा सभ्यता था, ठीक है। अब समझो 4600 साल पहले इस तरह की सभ्यता था कि जहाँ पर कि पक्के ईंट का यूज किया जाता, उपयोग किया जाता था घर बनाने में। सड़क कितना जो है ना दुरुस्त था, इतना अच्छा था।
उसके बाद जो मकान देखो किस तरह से ग्रिड फॉर्म में बनाया जाता था, सब कुछ बहुत प्लान वे में बनाया जाता था। अगर आज की कंपेयर करो तो आज भी हमारे कितने शहर है जहाँ पर कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हो कितना उस समय के लोग वो जो है डेवलप थे, हड़प्पा के लोग। ठीक। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि जो इसकी जो विशेषता की बात की ना, तो ये सुव्यवस्थित नगर योजना थी, जिसके बारे में हम लोगों ने जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किए तो उसमें भी दिखाए थे कि जो ये था घरों का, जो अगर बात की जाए किस तरह की ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था। रोड जो होता था एक दूसरे को ऐसे काटता था, ठीक है। फिर नाली का व्यवस्था होता था पानी निकलने के लिए, कितना व्यवस्थित था यार। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग से अच्छा तो कहीं ये हड़प्पा वाले नहीं थे, इतना अच्छा से सब कुछ कर लेते। जबकि उस समय का अगर टेक्नोलॉजी की बात करी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हम लोग से तो पीछा ही होगा। आज हमारे पास एआई है, रोबोट्स है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, डेली की डेली कुछ ना कुछ नया आते रहता है ना। देखो, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो यही सब विशेषता थी, दो चार पॉइंट आप लोग आराम से लिख लोगे। आप लोग तो वैसे भी काफ़ी हैंडसम बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो आराम से लिखोगे। और बिहार बोर्ड में तो इस बार मैं इतने तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो ये क्लास देख रहे हो, अगर सिर्फ हिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, तो 80 नंबर तो आसानी से लाओगे। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग 90 तक जाओ, 95 तक जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है लोग, लेकिन जितना भी चीज़ पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है। तो आसानी से आप लोग 90 तक भी ला सकते हो, 95 भी ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को इस क्लास में बने रहना है। चलो, ये जो है आपका रहा अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताएं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्रमुख केंद्र बोला तो उसी को क्वेश्चन को ट्विस्ट करके क्या बोल दिया, प्रमुख नगर के नाम बोल दिया, तो बात सेम हुआ। चाहे प्रमुख केंद्र बोले कि प्रमुख नगर बोले। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, और भी था, राखीगढ़ी था, और भी था। तो आप लोग बताइए कमेंट में और कौन कौन सा था, क्योंकि आप लोग भी तो काफी चीज पढ़े होंगे ना। थोड़े ना है कि 45 दिन जो है 45 दिन के लिए मेरे भरोसे रुके होंगे कि केवीआर लर्निंग क्लासेस पे जाके क्लास शुरू होगा तब जाके हम लोग पढ़ेंगे, नहीं, आप लोग तो पढ़े होंगे। बस उसको क्या करना है, ब्रेस हम लोग को ब्रश अप करना है, चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में अब कंसाइज वे में पढ़ना है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये देखो, फिर से ये क्वेश्चन, क्या इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? हड़प्पा के प्रमुख नगरों के नाम बताइए। ये क्या है, प्रमुख नगरों के नाम बताइए भैया। टाइपिस्ट तो जो है फंसा दिया मुझे। चलो देखो ये वाला, इसको समझो, ये थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से लिखना है, ये कार्बन 14 विधि क्या है, व्हाट इज द कार्बन 14 मेथड। तो देखो, कार्बन 14 के बारे में जानने से पहले एक चीज जान लो, और आप लोग जानते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जीवित जीव होते हैं ना उसके अंदर कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। जीवित जीव के अंदर में, जो जीव जीवित रहता है ना तो उसके अंदर में, जीवित जीव के अंदर में जो कार्बन होता है, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 होता है, और दूसरा क्या होता है, कार्बन 14 होता है। ये दोनों जो होता है ना बच्चों, ये दोनों बराबर मात्रा में होता है। कार्बन जब जीवित रहता है ना, जीव जीवित रहता है तो वो क्या होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर मात्रा में उसमें उपस्थित रहता है। ठीक। और जैसे ये जीवित मृत में बदल जाता है, मर जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है, और क्या क्या वर्ड का यूज कर सकते हो करो, तो उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन 12 जो है ना, ये तो फिक्स रहता भैया, ये इधर उधर हिलने वाला नहीं है। हिलता कौन है, ये कार्बन 14 हिलता है। अब जितना कार्बन 14 कम होते जाएगा, मान लो यहाँ पे कुछ था और अब कुछ हो गया, तो उतना वो पुराना माना जाता है, उतना प्राचीन माना जाता है। यही सिंपल सी विधि है, यही है कार्बन 14। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कार्बन 14 विधि क्या है, तो कार्बन 14 विधि क्या है, एक तरह का जो है किसी भी जो जीव है या मृत है
उसका मृत ही, जीव तो नहीं, क्योंकि वो मरने के बाद उसको हम लोग देखते हैं कितना पुराना है, उसको नापते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैंने मेथड आपको बता दिया। अब इसका खोज कौन किया था, तो ये विलाट एफ लिब्बी साहब ने किए थे। कब, तो 1946 में इसका खोज किया था, 1946 ईस्वी में किया था। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी एफ लिब्बी, ठीक है। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है, ठीक। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और लगता है कि ये शायद आज का दिन का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो देखो, ये है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, बताओ मुझे। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। आप कहोगे सर क्या आप फंसा रहे हैं, जब मुझे जानकारी होता तो फिर वे केवीआर लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे काहे के लिए आते, आपका वीडियो देखने के लिए। यहाँ कोई तो सत्संग भजन चल नहीं रहा है ना। तो चलो मैं बता देता हूँ, टेंशन ना लो। ये जो देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये लिपि है। और कहाँ का लिपि है, ये हड़प्पा का लिपि है, हड़प्पा, हड़प्पा। और सबसे बड़ी बात क्या जानते हो, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब एक काम करना, आप लोग तो हिस्ट्री जो विषय लेके चल रहे हो, ग्रेजुएशन भी कर देना, और उसके बाद इसमें जो है पीजी करना, फिर जाके आप लोगों को और क्या करना है, पीएचडी करना, और इस पर जो रिसर्च करना कि इसको पढ़ना है। अभी तक कोई नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे अभी भी स्कॉलर इसको पढ़ने के लिए लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केवीआर लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद आप लोग में से कोई ना कोई जरूर इस लिपि को पढ़ोगे, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। तो तो क्या जानते हो, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि था। क्या था, भाव चित्रात्मक, ये भाव चित्रात्मक लिपि था। यानी कि ये चित्र के द्वारा दिखाया गया था लिपि, आप समझते हो, चित्र के द्वारा लिपि को दिखाया गया, इसलिए इसको बहुत चित्रात्मक लिपि बोला जाता है। और क्या हम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक ये डिसाइफर नहीं हुआ, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। और हम लोग को क्या जानते हैं, और क्या हम लोग जानते हैं, बताओ तो कमेंट करके बताना कि और क्या जानते हो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर नहीं बता पाया तो फिर हम बताएंगे कि क्या जानते हैं, क्योंकि आप लोग को भी तो एंगेज होना है ना। सिर्फ मैं ही यहाँ पर बक बक करूँ, कि आप लोग को भी इस क्लास में एंगेज रहना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण आज रहा होगा। इसी तरह से हम लोग सारे जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आप लोग इसको रिवीजन करते हो तो यकीन मानो, फिर वही वाला जो बात बार बार मैं करता हूँ, 400 इस बार पार आसानी से हो जाएगा, 450 भी हो आ सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगा दो। हम लोग चीज़ों को समझ समझ के और थोड़ा सा जल्दी में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है ना। हाँ, लेकिन जितने ये पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस सारे पॉइंट को आप लोग रटते जाना, रटते जाना। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करेंगे, बहु विकल्पीय प्रश्न का भी प्रैक्टिस करेंगे, और इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे कि जो आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव का, 50 का 50 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 बनाना है, आराम से करके आओगे, 50 में 50 भी आ सकता है। चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन 45 से कम नहीं आएगा, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन को लिख कर भी आसानी से आओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो और भी जिनको इस तरह की कंटेंट की ज़रूरत है तो उनको भी शेयर कर देना। मत ये मत सोचना करे भाई मत शेयर करो, अगर उनको दे दिए तो वो मेरे से ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता है बच्चों, अगर शेयर करोगे ना तो कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प मिलेगा, और हमारे बीच में भी मोटिवेशन आएगा कि चलो कुछ ना कुछ बच्चे हैं कि हम लोग का भी हेल्प कर रहा है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा करो, ठीक। तो चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।